11 मार्च का दिन है 2024। आज के इतिहास पे जल्दी से नजर डालेंगे। 1881 कलकत्ता का टाउन हॉल, यहाँ पे एक बड़ा ऐसा नज़ारा था जिसमें कि उस समय के तत्कालीन जो बर्मा के गवर्नर थे वो उपस्थित थे, बाकी बहुत सारे अंग्रेज अफसर उपस्थित थे और बहुत सारे भारतीय भी जो कलकत्ता के डिग्नेटरी थे, वहाँ पे भी मौका अपने आप में अनोखा था। आप ये जो चेहरा देख रहे हैं ये है रामनाथ टैगोर साहब का चेहरा, उनकी तस्वीर है ये। इनकी प्रतिमा वहाँ पर स्थापित की जा रही थी कलकत्ता के टाउन हॉल में। फिर ये बड़ी बात कैसे हुई, हम अगर ये सिर्फ प्रतिमा को लेकर जिक्र कर रहे हैं तो ये क्या बड़ी बात है? बड़ी बात ये है राजेश है कि जब से कंपनी राज आया था या फिर उसके बाद इस समय की हम बात करें 1881 की, क्राउन मतलब राज आ गया था, राजघराने का, सिंहासन का, कंपनी हट गई थी 1857 की क्रांति के बाद जी। ये पहली मर्तबा हो रहा था राजेश कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर किसी भारतीय नागरिक की प्रतिमा लगाई जा रही थी। तो मतलब ये कोई बड़ी शख्सियत रहे होंगे, बिल्कुल बहुत बड़ी। रामनाथ टैगोर साहब ये राजा राममोहन राय साहब के फॉलोअर थे और जो उनका समाज सुधार था उसमें बहुत आगे बढ़ चढ़ कर रहते थे ये, और बाकी बहुत सारे सामाजिक क्षेत्रों में एक्टिव थे। तो इनकी ये मूर्ति लगाई जा रही थी, आज के दिन ये लगाई गई थी। वैसे 26 अक्टूबर 1801 को इनका जन्म हुआ था और 10 जून 1877 को निधन। उसके 4 साल बाद ये फंक्शन हो रहा था, आज के दिन जो हुआ था राजेश। हाँ, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर साहब से इनका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं था, ये भी हम यहाँ पे बता देते क्योंकि सीधा जाता है वहाँ पे। 2004 मैड्रिड, हम जानते हैं स्पेन की राजधानी, यूरोपीय कंट्री है, इटली से ठीक ऊपर। आज के दिन ये शहर बड़ी चर्चा में आया और दुखद वजह से चर्चा में आया, और उसी के कारण आप ये देख रहे हैं प्रोटेस्ट देख हुआ क्या था राजेश आज के दिन ना, आतंकियों ने शहर की आत्मा हिला डाली थी आज के दिन ना। 2004 की बात करें, 20 साल पहले की, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। 10 बम धमाके किए शहर में एक ही दिन में, कुछ वैसे जैसा कि मुंबई अटैक्स में हुआ था 1993 में राजेश। 10 धमाके किए और इनमें से 4 ट्रेन को निशाना बनाया गया, 4 अलग अलग ट्रेन पे बम फटे और 3 रेलवे स्टेशन पर 191 लोग, 191 लोग जो थे उनकी डेथ हो गई राजेश इसमें, और साथ ही साथ 1800 से अधिक घायल हुए, जिनमें गंभीर घायल और दूसरे घायल सभी शामिल थे। उसके बाद एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था वहाँ पे, जिसके हम आपको झलकियाँ दिखा रहे हैं। 2011 राजेश जी। होन्शु, ये जापान जो है वो आइलैंड कंट्री है, हम जानते हैं। इनमें से बीच में एक 4 प्रमुख आइलैंड हैं, उनमें जो बीच में है एक ऊपर से नीचे, उसको होन्शु कहते हैं। 4 ऐसे एक है, मैंने आपको बता दिया। इसके अगर आप ईस्टर्न साइड में देखते हैं तो पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है, और दक्षिण की ओर को बीच में जो हिस्सा है पश्चिम की ओर को, वो जापानीज सी है जो कि थोड़ा अंदर को घुसा हुआ है, उसको जापानीज सी कहते हैं राजेश। आज के दिन क्या हुआ था, उत्तर पूर्वी जो हिस्सा है राजेश, यहाँ पे एक भूकंप आता है और एक सुनामी आती है। उसका भूकंप कितना था, आज तक के रिकॉर्डेड हिस्ट्री में जापान का सबसे बड़ा भूकंप। क्या बात, 2014 की 11 की हम बात कर रहे थे, बिल्कुल 11 की। कितना था राजेश रिक्टर स्केल पे? 9.1। 6 मिनट तक हिलती रही धरती। ये देखिए आप, कोस्टल एरिया पे आया, ये बिल्कुल समंदर के किनारे वाले हिस्से पे आया, होन्शु के उत्तर पूर्व में, मैंने आपको बता दिया। और वक्त देखिए, वक्त सही था, 2:46 पर दोपहर बाद था। हाँ, ये पर राजेश हुआ कि जैसे भूकंप आया, पहले तो लोग घबराए क्योंकि ऐसा किसी ने न सुना था, न देखा था। आते रहते हैं वहाँ भूकंप, इतने जोरदार नहीं राजेश। अब क्या होता है, पानी की लहरें उठती हैं, और कितनी तेज उठती है राजेश। उसकी स्पीड थी 700 किलोमीटर पर आवर, मतलब उस स्पीड पे जिसपे कि एक आपका एरोप्लेन उड़ता है, कमर्शियल एरोप्लेन जिसमें कि हम लोग यात्रा करते हैं, उस स्पीड से पानी आया। और कितने अंदर तक घुस आया, जमीन के 10 किलोमीटर भीतर तक, समंदर 10 किलोमीटर दूर। आप कल्पना कीजिए कितनी ऊंची लहर थी, 18 मीटर ऊंची लहर। सही बात। अब हुआ क्या राजेश, ये तोहोकू एरिया था जहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, 19,000 से अधिक, 19,500 के करीब लोगों की मौत हो गई यहाँ पे एकदम से। बहुत सारे घायल हो गए राजेश, जिसमें 2,500 अभी भी रिकॉर्ड में गायब हैं, 2,500 से अधिक, और काफ़ी सारे डिस्प्लेस। वो डिस्प्लेस की वो बताता हूँ यहाँ पे फुकुशिमा दाइची, ये शायद आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं चीज़ों में। फुकुशिमा दाइची क्या है, ये एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था वहाँ पे जापान में जी, और इसी जगह पे था जो मैंने आपको बताया, जो अफेक्टेड एरिया था। राजेश क्या होता है, यहाँ पे पानी आता है,
और ज़मीन में आगे तक घुस जाते हैं। हालांकि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो थे, जहाँ पे न्यूक्लियर, आप ये समझिए, परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करके बिजली पैदा की जाती है जी। परमाणु ऊर्जा मतलब बिजली, परमाणुओं के जैसे। राजेश, बहुत सारा सिस्टम होता है, उसको ठंडा रखने के लिए जनरेटर लगे होते हैं, कूलिंग सिस्टम। अब पानी आता है और क्या होता है, उस एरिया में भर जाता है। जो अटेंड कर रहे थे लोग उसको, उनको वहाँ से हटना पड़ता है। तो जो जनरेटर लगे थे, बिजली चली गई, जनरेटर रखे हुए थे उन्होंने, ताकि वो कूल डाउन करते रहे, टेम्परेचर को ठंडा रखना पड़ता है। राजेश, उनका डीजल खत्म हो जाता है या पेट्रोल फ्यूल खत्म हो जाता है जनरेटर का। अब क्या होता है, अंदर तो बिजली पैदा हो रही है ना, बिल्कुल, वो पानी गर्म होने लगता है अंदर, जिसके अंदर जो हैवी वाटर बेस्ड जो भी था वो सारा कुछ। अच्छा, जब ये ड्राई होने लगता है, हाइड्रोजन पैदा होने लगता है, और हाइड्रोजन जब पैदा होती है तो बड़ा धमाका होता है और इसमें ये क्षतिग्रस्त हो जाता है। पता लग गया था कि ऐसा होगा। अब वो जो पानी निकला राजेश अंदर से, वो उसमें रेडिएशंस थे बहुत ज़्यादा हार्मफुल था किसी भी लिविंग स्पीसी के लिए, चाहे वो मनुष्य है, पशु है या वेजिटेशन है। लोगों को हटाया गया राजेश, वहाँ पे हजार लोग हटाए गए वहाँ से। अभी तक भी वो वापस वहाँ तक नहीं जा पाए। देखिए, इस एक और नज़रिए से भयानक था जी। परमाणु जो पराक्रम है सो कॉल्ड, उसका जो खामियाजा था वो भुगत चुका था जापान द्वितीय विश्व युद्ध में, हिरोशिमा और नागासाकी में। और फिर ये वैसे ही कुछ लोगों को रिमाइंड करवाया इस चीज़ ने। फिर एक बड़ी नई सिरे से बहस छिड़ी थी कि क्या हमें इस ओर जाना भी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा घटना चेरनोबिल हम जानते हैं, यूक्रेन में जो हुआ था, सोवियत यूनियन का हिस्सा था। तो ये भी कुछ वैसा ही था। हालांकि चेरनोबिल में लोग रेडिएशन से मरे थे, यहाँ नहीं।